वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। निम्न में से कौन सी स्थिति के विकसित होने को जानने के लिए एक नर्स को कैरोटिड आर्टरी में आंशिक बंद वाले मरीज में केयरफुली असेसमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप पढ़ ले अच्छे से फिर आंसर दें। अ नर्स शुड मेक अ केयरफुल assessment of a patient with partial occlusion of the carotid arteries to determine if which of the following conditions has developed। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, तभी आंसर दें। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक, TIA। ठीक है, इसे कभी कभी शॉर्ट में भी लिखा होता है। ठीक है, TIA। ठीक है, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक एक अस्थायी न्यूरोलॉजिकल लक्षण है। ये फ्रेंड्स क्या है? एक अस्थायी न्यूरोलॉजिकल लक्षण है जो रिवर्सिबल वेस्कुलर कारणों जैसे कि कैरोटिड आर्टरी का आंशिक अस्थायी बंद होने के कारण हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। पहले अच्छे से पढ़ ले आंसर को, सॉरी क्वेश्चन को आप पढ़ ले अच्छे से फिर आंसर दें। डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशन शुरुआती समय में किस ऑर्गन से संबंधित होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। कॉम्प्लिकेशन काज्ड बाय डिसमिनेटेड इंट्रास्कुलर सॉरी यहाँ पे इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन इज इनिशियली रिलेटेड टू विच ऑर्गन? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशन शुरुआती समय में किस ऑर्गन या अंग से संबंधित होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए सभी फ्रेंड्स पूछे गए क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, किडनी। ठीक है, ये ऑप्शन बी राइट है आपका, किडनी। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन देखते हैं। DIC में यहाँ पे धक्का नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे थक्का है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे थक्का है, ये थक्का है। DIC में थक्का बनने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ने के कारण प्रायः किडनी और एक्सट्रीमिटीज की छोटी ब्लड वेसल्स बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? DIC। फ्रेंड्स DIC का पूरा नाम जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि DIC किसका पूरा नाम है। वैसे तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे DIC। ठीक है, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन होता है। ठीक है, इसी का पूरा नाम है यहाँ पे ये DIC। ठीक है, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, इसी को DIC कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। चलिए यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लें, बताएं क्या होगा इसका। सॉरी यहाँ पे आप एक्सप्लेन पढ़ रहे हैं तो आप एक्सप्लेन को अच्छे से पढ़ लें। देखिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, इससे क्या होता है क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट होता है और कुछ अदर क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। पढ़ें एक्सप्लेन को कि DIC में थक्का बनने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ने के कारण प्रायः क्या होता है कि किडनी और एक्सट्रीमिटीज़ की छोटी ब्लड वेसल्स बंद हो जाती है, लेकिन कई बार ब्रेन, लंग्स और GI मुकोसा की छोटी ब्लड वेसल्स भी सम्मिलित होती है। ठीक है, सम्मिलित हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। एक 30 ईयर ओल्ड एडल्ट को 3 दिन पहले मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होने के बाद
फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम से डायग्नोस्ड किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, कहीं कहीं ऐसे जो ये लिखा है फैट, तो यहाँ पे FES भी लिखा होता है, ठीक है, यहाँ पे FES भी लिखा होता है, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम से डायग्नोस्ड किया गया है। जो फ्रैक्चर हुआ है उसके प्रकार को आइडेंटिफाई करो। बताएं फ्रेंड्स, आप पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। A 30-year-old adult is diagnosed with fat embolism syndrome after a motor vehicle accident 3 days ago। फ्रेंड्स, 3 दिन पहले किसी का मतलब एक्सीडेंट हुआ है। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रैक्चर दैट हैज़ अकर्ड। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार का फ्रैक्चर है। फीमर फ्रैक्चर, वर्टेब्रा फ्रैक्चर, कार्पल फ्रैक्चर या रिब फ्रैक्चर, किस प्रकार का फ्रैक्चर हो सकता है। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ठीक है, फीमर फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, जिसे FES भी कहा जाता है, ठीक है, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया जाता है, ठीक है। फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम माइक्रो सर्कुलेशन में फैट एम्बोली, माइक्रो सर्कुलेशन में फैट एम्बोली का सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन होना होता है। फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम माइक्रो सर्कुलेशन में फैट एम्बोली का सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन होना होता है। फैट एम्बोलिज्म अधिकांशतः लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, ठीक है, लंबी जो हड्डियां होती हैं उसका फ्रैक्चर है, जैसे कि फीमर हो गया, क्रशिंग इंजरी है, आर्थोपेडिक सर्जरी के बाद होती है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फ्रेंड्स, जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। अगर आता है तो आंसर ज़रूर देने की कोशिश क्या करें फ्रेंड्स। देखिए कि समय बहुत कम है, ठीक है, समय आपका बहुत कम है। ESIC का आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को लगा हुआ है, ठीक है, 7 जुलाई 2024, ठीक है। समय बहुत कम है, लगभग आपके पास 40 दिन है, 40 से 42 दिन बचे हैं, ठीक है। इसी में आपको तैयारी करनी है, अपनी पूरी तैयारी करनी है, जितना हो सके जी जान से मेहनत कर लो, ठीक है, क्योंकि पोस्टें भी कम नहीं है, 1930 पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्टें कम नहीं है आपके ESIC के लिए, और बहुत ही अच्छी जॉब होती है। UPSC इसका एग्ज़ाम करा रहा है, ठीक है, और आपका RML का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। पहले आपका RML का एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम आपका 21/6/2024 को एग्ज़ाम है इसका, ठीक है, 21 जून को एग्ज़ाम है आपका RML का। तो आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करें, अच्छे से मेहनत करें। तो पढ़ें क्वेश्चन को। इंजर्ड पर्सन की लॉन्ग बोन की इंजरी से होने वाली इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए एक्सीडेंट के सीन पर फर्स्ट एड करने के तरीके हैं। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पढ़ ले पहले अच्छे से फिर आंसर दें। देयर आर मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड एट द एक्सीडेंट सीन to reduce immediate life-threatening systemic complication resulting from a long bone injury in an injured person। इंजर्ड पर्सन की लॉन्ग बोन की इंजरी से होने वाली इमीडिएट यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए एक्सीडेंट के सीन पर फर्स्ट एड करने के तरीके हैं। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ लें आप अच्छे से, समझ लें तभी आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग जेंटली। हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग जेंटली, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जब लॉन्ग बोन फ्रैक्चर को तुरंत इमोबिलाइज कर देते हैं, ठीक है, जब लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स को तुरंत इमोबिलाइज कर देते हैं तो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन जैसे कि फैट एम्बोलिज्म होने को रोका जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए मैंने कई बार फ्रेंड्स ये बात बोली है कि आप लोग एक्सप्लेन को अच्छे से पढ़ा करें, ठीक है। जब लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स को तुरंत इमोबिलाइज कर देते हैं तो
एक लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन होने को रोका जा सकता है। किसी भी फ्रैक्चर्स का फिक्सेशन करने से पहले किसी भी फ्रैक्चर का फिक्सेशन करने से पहले लिमिटेड मूवमेंट व जेंटल हैंडलिंग करने से फैट ग्लोब्यूल फैट ग्लोब्यूल के रिलीज होने को रोका जा सकता है फ्रेंड्स। किसी भी फ्रैक्चर्स का फिक्सेशन या फिक्सेशन करने से पहले लिमिटेड मूवमेंट व जेंटल हैंडलिंग करने से फैट ग्लोब्यूल के रिलीज होने को रोका जा सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। निम्न में से किसी एक के अलावा अन्य सभी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के क्लासिक सिम्टम्स हैं। बताएं फ्रेंड्स, एक को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सभी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के क्लासिक सिम्टम्स हैं। ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिक सिम्टम्स ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मसल्स पेन, ह्यूमन साइन, रेडनेस, ये सभी फ्रेंड्स क्या हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के क्लासिक सिम्टम्स हैं। बट यहाँ पे स्वेलिंग जो है ये क्लासिक सिम्टम्स नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से तात्पर्य, इसका मतलब है कि गर्दन, हाथ अथवा पैर, मोस्ट कॉमन साइट कि एक अथवा अधिक डीप वेन में ब्लड क्लॉट बनना होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एक अथवा अधिक डीप वेन में ब्लड क्लॉट का बनना होता है। टेंडरनेस या मसल्स पेन, एडेमा, रेडनेस, पॉजिटिव ह्यूमन साइन आदि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के क्लासिक सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें और आंसर दें। सभी सिंपल क्वेश्चन है। नी पर लेग को एक्सटेंडेड करके डॉर्सिफ्लेक्स्ड करने पर कॉफ मसल्स में पेन महसूस होना क्या कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉफ मसल्स क्या होती है, ठीक है, जैसे कि ये आपका आपका पैर हो गया, ठीक है, तो जो यहाँ की जो आपकी ये मसल्स होती है, ठीक है, इसे कॉफ मसल्स कहा जाता है। ठीक है, जो आपकी पैर है, पैर के यहाँ पे जो घुटने के जो यहाँ पे आपकी नी होती है, ठीक है, नी के नीचे जो यहाँ पे आपकी मसल्स होती हैं, इन्हीं को कॉफ मसल्स कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन को। द पेन फेल्ट इन द कॉफ मसल्स व्हेन द लेग इज एक्सटेंडेड एंड डॉर्सिफ्लेक्स्ड एट द नी इज कॉल्ड। बताएं फ्रेंड्स, नी पर लेग को एक्सटेंडेड करके डॉर्सिफ्लेक्स्ड करके करने पर कॉफ मसल्स में पेन महसूस होना क्या कहलाता है। यहाँ पे जो कॉफ मसल्स है इसमें पेन होना, दर्द होना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स बताएं इसे क्या कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी फ्रेंड्स राइट होगा, ह्यूमन साइन कहा जाएगा इसे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ह्यूमन साइन। यहाँ पे देख लें कि फुट को पैसिवली डॉर्सिफ्लेक्स करने पर, फुट को पार्शिवली डॉर्सिफ्लेक्स करने पर पिंडली अर्थात कॉफ में दर्द होना पॉजिटिव ह्यूमन साइन कहलाता है। ठीक है, आपकी जो पिंडली है उसमें दर्द होना अर्थात कॉफ में दर्द होना पॉजिटिव ह्यूमन साइन कहलाता है। ह्यूमन साइन एक फिजिकल फाइंडिंग है। ये ह्यूमन साइन क्या है, ये एक फिजिकल फाइंडिंग है जो कॉफ की डीप वेन में थ्रोम्बोसिस को सजेस्ट करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। सभी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स और कई कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन सीवियर हेमोरेज के दौरान आर्टियोल्स को कॉन्स्टिट करके यानी बीपी को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन्स है जो सीवियर हेमोरेज के दौरान आर्टियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके बीपी यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। विच हार्मोन्स इंक्रीजेज बीपी बाई कॉन्स्ट्रिक्टिंग आर्टियोल्स ड्यूरिंग सीवियर हेमोरेज। बताएं फ्रेंड्स कौन सा हार्मोन्स है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रेंड्स राइट होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। इसे वेसोप्रेसिन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस ADH हार्मोन्स को हम वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है।
पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स है जो किसके द्वारा उत्पादित होता है। अब बताएं फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा उत्पादित होता है? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है ये किसके द्वारा उत्पादित होता है? सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स है जो किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो फ्रेंड्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं उन ऑप्शनों में ऑक्सीटोसिन बेस्ट रिस्पॉन्स है। क्या है फ्रेंड्स? ये बेस्ट रिस्पॉन्स है। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी ऑप्शनों में जो ऑक्सीटोसिन है वो बेस्ट रिस्पॉन्स है। यद्यपि ऑक्सीटोसिन का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है। सभी को पता है कि फ्रेंड्स जो ऑक्सीटोसिन है इसका जो निर्माण है वो हाइपोथैलेमस में होता है तथा यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उसमें स्टोर होकर वहाँ से आवश्यकता होने पर रिलीज होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ये आवश्यकता होने पर रिलीज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 को। वेयर इज ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज्ड? सिंथेसाइज्ड बताएं फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण कहाँ होता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फ्रेंड्स आपका सी राइट होगा, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्ली ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आप आंसर दें। ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑक्सीटोसिन सीक्रेटेड बाय, ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा स्रावित होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आंसर दे पाएंगे अगर आपने पढ़ा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन है ये फ्रेंड्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ठीक है, सीक्रेटेड होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। ऑक्सीटोसिन कॉजेज ऑल एक्सेप्ट। ऑक्सीटोसिन कॉजेज ऑल एक्सेप्ट, ऑक्सीटोसिन निम्नलिखित को छोड़कर बाकी सभी का कारण बनता है। बताएं फ्रेंड्स, एक को छोड़कर बाकी ये सभी का कारण बनता है ऑक्सीटोसिन। सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैंने कई बार बताया फ्रेंड्स, सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं, सभी रिपीटेड हैं कई बार। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा कि लैक्टोजेनेसिस, ठीक है, इसके अलावा इसको छोड़कर बाकी सभी का कारण बनता है। अब यहाँ पे मिल्क इजेक्शन का कारण बनता है ऑक्सीटोसिन, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स का भी कारण बनता है। ठीक है, मायोपेथिलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन का भी कारण बनता है। ये फ्रेंड देखिए आपका जो यूट्राइन मसल्स होते हैं जब भी देखा जाता है कि पीपीएच हो जाता है कभी कभी। ठीक है, पीपीएच, ठीक है, जब हैवी ब्लीडिंग होती है, पोस्टपार्टम हेमोरेज, ठीक है, जिससे डिलीवरी के बाद भारी ब्लीडिंग हो जाती है, तब ये आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का जो इंजेक्शन है ये दिया जाता है। ये कब क्यों सॉरी यहाँ पे किस लिए दिया जाता है? यहाँ पे तो कॉन्स्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स, कि यहाँ के जो मसल्स हैं वो सिकोड़ दे। ठीक है, इन्हें सिकोड़ने के लिए दिया जाता है आपका। ठीक है, और मिल्क इजेक्शन में भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसका भी कारण बनता है। मायोएपिथेलियल का सेल्स कॉन्स्ट्रक्शन का भी कारण बनता है यहाँ पे, लेकिन लैक्टोजेनेसिस का नहीं है। ठीक है, इसे छोड़कर बाकी सभी का कारण बनता है। तो चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं कि लैक्टोजेनेसिस अर्थात सिंथेसिस ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट बाय प्रोलैक्टिन। क्या फ्रेंड्स? लैक्टोजेनेसिस मीन्स होता है सिंथेसिस ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट बाय प्रोलैक्टिन के अलावा अन्य सभी ऑक्सीटोसिन के फंक्शन है। ठीक है, जितने भी हैं बाकी सभी ऑक्सीटोसिन के फंक्शन है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें। द फेज ऑफ एजेक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड। दूध के निष्कासन के चरण को क्या कहा जाता है? बताएं फ्रेंड्स, दूध के निष्कासन के चरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है सभी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा,
गैलेक्टोकाइनेसिस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि गैलेक्टोपोइसिस, गैलेक्टोपोइसिस से तात्पर्य मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, गैलेक्टोपोइसिस से तात्पर्य है मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन तथा मेमोजेनेसिस, मेमोजेनेसिस से तात्पर्य ब्रेस्ट का एक फंक्शनल अवस्था तक डेवलपमेंट होना होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक से एक करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पे, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन करेक्ट ए है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को और आंसर दें। इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंसुलिन, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलिन का कार्य नहीं है? बताएं फ्रेंड्स, इंसुलिन का कार्य कौन सा नहीं है? इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंसुलिन, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलिन का कार्य नहीं है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इंसुलिन का कार्य नहीं है, बताना है फ्रेंड्स आपको। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन सी फ्रेंड्स राइट होगा, लाइपोजेनेसिस। ये इंसुलिन का कार्य नहीं है, लाइपोजेनेसिस जो है इंसुलिन का कार्य नहीं है। बाकी सभी फ्रेंड्स जितने भी हैं इंसुलिन के कार्य हैं। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज के लेवल को निम्न मैकेनिज्म के द्वारा कम करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? जो इंसुलिन है वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को निम्न मैकेनिज्म के द्वारा कम करता है, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस व ग्लाइकोजेनोलाइसिस को कम करना तथा बॉडी सेल्स द्वारा ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ाना होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को और आंसर दें। सभी सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए हैं, कई कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी क्वेश्चन है सभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित हैं। जितने भी आपके इंसुलिन से संबंधित क्वेश्चन बने, मैंने सभी क्वेश्चन वो भी रखे हैं और सभी पूछे गए क्वेश्चन, ऐसा नहीं पूछे नहीं गए हों। इंसुलिन को ओरल रूट से नहीं दिया जाता है क्योंकि, ये इसे इंसुलिन जो है फ्रेंड्स इसे ओरल रूट से क्यों नहीं दिया जाता है? इंसुलिन इज नॉट गिवन बाय ओरल रूट बिकॉज, बताएं फ्रेंड्स, इंसुलिन जो है इंसुलिन को ओरल रूट से क्यों नहीं दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये देखिए क्या करेगा, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी, ये क्या कर देगा? डिस्ट्रॉयड कर देगा जीआईटी को। ठीक है, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख ले फ्रेंड्स कि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन से, क्या है? इंसुलिन एक क्या है? प्रोटीन हार्मोन से, अतः ओरल रूट से देने पर ये जीआईटी के प्रोटियोलिटिक एंजाइम के द्वारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, जीआईटी के द्वारा ये नष्ट हो सकता है। यहाँ पे अभी आपने पढ़ा है कि इट इज डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी, ये जीआईटी के द्वारा नष्ट हो सकता है, इसलिए इसे ओरल रूट से नहीं दिया जाता है। ठीक है, इंसुलिन को ओरल रूट से ना देने का कारण यही है कि ये क्या करता है कि जीआईटी के द्वारा आपका जो इंसुलिन है ये नष्ट हो सकता है, तो इस वजह से इसे ओरल रूट से नहीं दिया जाता है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन से आता है, ये ओरल रूट से देने से क्या होता है? जीआईटी के प्रोटियोलिटिक एंजाइम जैसे कि पेप्सिनोजन के द्वारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। किसके द्वारा? ये पेप्सिनोजन के द्वारा एंजाइम है ये पेप्सिनोजन, इसके द्वारा ये नष्ट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन है, देख लें और आंसर दें। पहले आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य स्रोतों नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज निर्माण होने को क्या कहा जाता है? पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य स्रोतों जैसे कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज निर्माण होने को क्या कहा जाता है? द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सोर्सेज अदर देन कार्बोहाइड्रेट, अर्थात यहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज इज कॉल्ड। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? 15 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स राइट होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन देखते हैं कि ग्लूकोज का निर्माण नॉन कार्बोहाइड्रेट स्रोतों जैसे कि अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स इत्यादि से होना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है।
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को। नॉर्मल लेवल ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर, उपवास रक्त शर्करा का सामान्य स्तर कितना होता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? नॉर्मल लेवल ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर, उपवास रक्त शर्करा का जो सामान्य स्तर है वो कितना होता है? बताएं फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन बी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 72 110, ठीक है, ml प्रति डेसीलीटर होगा, यानी कि 70 से 110 ml पर डेसीलीटर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, रक्त शर्करा का जो सामान्य स्तर है। ये फास्टिंग रखने वालों के लिए फ्रेंड्स है, ठीक है। नॉर्मल लेवल ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर इज 70 to 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ml ऑफ ब्लड। यहाँ कि इन डायबिटीज मिलिटस फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज एक्सीड 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को और आंसर दें। फास्टिंग ब्लड शुगर इज डन टू डिटेक्ट, उपवास रक्त शर्करा का पता लगाने के लिए किया जाता है। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? गेस करें। फास्टिंग ब्लड शुगर इज डन टू डिटेक्ट, कैसे डिटेक्ट किया जाएगा फ्रेंड्स? उपवास रक्त शर्करा का पता कैसे लगाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। कैसे लगाया जाएगा? अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को। ब्लड ग्लूकोज रेफर्स टू, रक्त शर्करा से तात्पर्य है। अब रक्त शर्करा से तात्पर्य है ग्लूकोज से, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि ब्लड शुगर से अभिप्राय ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा से होता है, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा से होता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 70 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। ब्लड में पाए जाने वाली कई प्रकार की शुगर में अकेली ग्लूकोज 50% होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। पढ़ें और आंसर दें। द अर्ली प्रिडिक्टर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मधुमेह अपवृक्कता का प्रारंभिक पूर्वानुमान क्या है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका करीब है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, माइक्रो एल्बुमिनेरिया, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि यूरिन में एल्ब्यूमिन की अत्यधिक कम मात्रा 30 से 300 मिलीग्राम एल्ब्यूमिन इन 24 आवर यूरिनरी स्पेसिमेन के एक्सक्रेशन को माइक्रो एल्बुमिनेरिया कहा जाता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी को डायग्नोज करने अथवा स्क्रीनिंग करने में स्पॉट यूरिन सैंपल में एल्ब्यूमिन का मेजरमेंट करना कॉर्नर स्टोन अथवा पहला कदम माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। पढ़ें 20 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस इज, क्या है ये हाइड्रोनेफ्रोसिस? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, डायलेशन ऑफ किडनी। क्या है ये? डायलेशन ऑफ किडनी है। हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है ये डायलेशन ऑफ किडनी है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस से अभिप्राय यूरिनरी आउटफ्लो के अवरोध के परिणाम स्वरूप यूरिन कलेक्शन के कारण रेनल पेल्विस का डायलेशन होना होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। आप इसे पढ़ लें अच्छे से, फिर आंसर दें, ठीक है। 28 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है। रेनल कैलकुली से डायग्नोज्ड एक क्लाइंट मेडिकल यूनिट में भर्ती हुआ है। रेनल कैलकुली से डायग्नोज्ड एक कोई क्लाइंट है जो मेडिकल यूनिट में भर्ती हुआ है। नर्स को कौन से इंटरवेंशन को पहले लागू करना चाहिए? पढ़ लें अच्छे से, फिर आंसर दें। अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद रेनल कैलकुली इज एडमिटेड टू द मेडिकल यूनिट, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ लें आप, फिर आंसर दें।
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स आपका राइट होगा, असेस क्लाइंट्स पेन एंड रूल आउट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि रेनल कैलकुली में पेन एक्यूट तथा सिवियर होता है। रेनल कैलकुली में पेन एक्यूट तथा सिवियर होता है, इसलिए पेन का असेसमेंट व मैनेजमेंट करना प्रायोरिटी पर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आपका एक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसे पेन को कम करना, इसलिए पेन का असेसमेंट व मैनेजमेंट करना प्रियोरिटी पर होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर कोई भी फ्रेंड्स क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8009031680। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।